अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक्स, पेज नंबर 118। कल हमने रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है डिफरेंट वेज थे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी। हमने बहुत सारी एनर्जीज के सोर्सेज पढ़े, वेज पढ़े कि एनर्जी जो है वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे अभी हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन, इससे पहले मैं आपको रीड आउट करूंगी, ठीक है। इसकी हम पहले रीडिंग करेंगे। Let's start with the reading, page number 118, topic number 5.6, the advantages and disadvantages of methods of energy production. The production of hydroelectric power is more economical and pollution free. The solar power, wind, tidal and wave power need more initial cost, but they do not produce pollution and also economically well. On the other hand, power generation by fossil fuel and nuclear fuel add to the pollution of environment. Burning of fossil fuels produce smoke, carbon dioxide gas and heat. They enhance direct pollution to atmosphere. Windmills are very noisy. Some people think that wind turbines spoil the beauty of landscape. Nuclear power generator also run by steam produced by nuclear heat energy. Heat itself is a form of pollution. However, there is always danger of leakage or radioactive radiation, which is harmful to living bodies. People living around nuclear plants are always at risk. The disposal of nuclear waste is another problem for the nuclear power generation. However, any form of waste end up as thermal energy that goes to the environment. Thus, thermal pollution is increasing day by day, causing global warming. हमने क्या पढ़ा बेटे, मैंने आपको बताया कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इन हर डिफरेंट सोर्स से डिफरेंट टाइप की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इन एनर्जीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपकी एनर्जी आती है, डैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या थी, जो कि वाटर से प्रोड्यूस हो रही थी। हमने बड़े बड़े डैम्स बनाए थे, बड़े बड़े रिजर्वायर बनाए थे, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वाटर स्टोर करते थे। और जब वाटर फ्रॉम अपर टू लो डायरेक्शन मूव करता था तो उसकी एनर्जी से जो उसकी गिरने की एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी बेटे, तो क्या होता था, टरबाइन मूव करते थे और देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ये सबसे इकोनॉमिकल और पोल्यूशन फ्री है। इसमें कोई भी पोल्यूशन जो है वो कॉज नहीं होती। किस एनर्जी की बात की मैंने की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी की। दूसरी एनर्जी आपकी आती है सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी और वेव पावर। ये जो हैं ये थोड़े सारे कॉस्ट हैं, लेकिन ये भी जो है पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते और इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमिकली भी जो हैं ये अच्छे हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सोर्स नहीं है। ये दोनों सोर्सेज सोलर पावर, विंड टाइडल, वेव पावर और दूसरा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हैं, ये तमाम की तमाम जो हैं इनसे पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होती। अगर दूसरे तरफ हम देखें, जो पावर जनरेट हो रही थी बाय फॉसल फ्यूल, ठीक है, फॉसल फ्यूल से जो पावर जनरेट होती थी बेटे, उसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज था। वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज क्या था, उसका पोल्यूशन। फॉसल फ्यूल की बर्निंग से बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती थी। जो मेन गैस थी वो कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, सल्फर गैस थी, ठीक है। ये गैसेस क्या करती थी, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती थी। इनकी वजह से जो रेन है वो भी एसिडिक रेन में कन्वर्ट हो जाती थी, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल जो है वो इससे पोल्यूटेड हो जाता था। तो ये वाली जो फ्यूल है इनके ज़्यादातर डिसएडवांटेज थे। फिर हमने क्या पढ़ा, आगे हम आए विंड मिल्स की। विंड मिल्स भी जो हैं बेटे बहुत नॉइस क्रिएट करती थी, यानी कि ये जो पोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही थी डैट इज़ नॉइस पोल्यूशन। तो वहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते थे। ये भी जो है इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा थे। इतनी ज़्यादा इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती नहीं थी जितनी इससे जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रही होती है। फिर आपके आते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेटर। न्यूक्लियर पावर जनरेटर जो हैं बेटे ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं और ये बहुत मेजर काज हैं किसका, पोल्यूशन का। इसके अलावा यहाँ पे हमेशा एक टेंशन रहती है कि आपका जो है बेटे मैंने आपको क्या कहा कि इन जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं इनसे डर होता है कि इनके अंदर लीकेज ना शुरू हो जाए। और लीकेज किस फॉर्म में होती है, वो होती है रेडियो एक्टिव जो इमर्शन है, यानी कि जो रेडिएशंस हैं उनकी लीकेज होती है। और ये रेडिएशन जो है ये बहुत डेंजरस होती हैं तमाम की तमाम लिविंग थिंग्स के लिए, वो चाहे ह्यूमन बींग्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो जो है इक्वेटिक जो हैं वो एनिमल्स हों।
हर लिविंग थिंग के लिए ये जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और ये बहुत ज़्यादा डिजीज़ जो हैं वो काज करती हैं। तो न्यूक्लियर पावर से भी जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होती है। इसके अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसके भी डिसएडवांटेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो है जो वेस्ट एनर्जी जो बायोगैस एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, वो एनर्जी भी जो है बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और जब हीट, इसके अलावा वो भी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। और भी जो वेस्ट एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी है, उससे भी जो है वो क्या होती है, हीट प्रोडक्शन होती है। और जब किसी भी एनर्जी के बेटे किसी भी एनर्जी की प्रोडक्शन से हीट प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग में तो आपको पता है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि ये तमाम एनर्जी के जो सोर्सेज हैं इनकी वजह से हमारी इन्वायरमेंट जो है, हमारी जो अर्थ है, इसका टेम्परेचर जो है वो बेटे इंक्रीज होता जा रहा है। और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है वो रोज़ बरोज़ जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग से आपको पता है ना कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं। फिर जब वार्मिंग ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर भी ज़्यादा मेल्ट होते हैं, जिनकी वजह से फिर आगे फर्दर जो है फ्लड भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये हमने आज टॉपिक जो है अपना कंप्लीट कर लिया। हमने क्या पढ़ लिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट पेज पे बेटे आप लोग आए पेज नंबर 119 पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 5.7 डैट इज़ पावर, ठीक है। पावर, इसको पहले मैं रीड आउट करूँगी, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। In many cases, the time to do work is an important, is an important as the amount of work done. Suppose we walk up to the height at through upstairs, you can walk because you are lifting your body up the stair. If you run up, you can reach the same height in short interval of time. आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि आप कोई भी जब काम करते हो, सपोज आप जो है एक स्टेयर्स पे जो है चढ़ रहे हो, एक हाइट है आपकी, जैसे ये आदमी है, आपको एक मैन दिखाया हुआ है, ये एक हाइट्स पर चढ़ रहा है एक स्टेयर पे, ठीक है। जब वो स्टेयर पे चढ़ रहा है तो आपको पता है फोर्स भी लग रही है, वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, इसका मतलब है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। और जब ये स्लो स्लो चढ़ेगा तो थोड़ा वर्क डन होगा, थोड़ा डिस्टेंस कवर होगा। जब ये तेज़ी से मूव करेगा तब भी वर्क डन ही होगा, लेकिन तेज़ी से वर्क डन, तेज़ चढ़ने में और स्लो चढ़ने में डिफरेंस क्या है बेटे, वर्क डन दोनों केसेस में ही होना है। लेकिन जब वो ज़्यादा टाइम, मतलब टाइम डिफरेंस आ जाएगा ना, वर्क डन सेम होगा, लेकिन जब स्लो स्लो आप मूव करेंगे तो आपका टाइम इंटरवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब आप तेज़ी से मूव करेंगे आपका मतलब आपने डिस्टेंस उतना ही कवर किया, वर्क डन भी आपका सेम रहा, लेकिन ड्यू टू टाइम इंटरवल जो है वो आपने क्या कर लिया, आप क्योंकि आपकी स्पीड तेज़ थी तो कम टाइम में आपने अपना वर्क डन जो है वो कंप्लीट कर लिया। क्लियर हो गया। और दूसरी एक और चीज़ भी आपको बताई हुई है, आप अपनी बॉडी अगर लिफ्ट कर रहे हो अप टू स्टेयर्स और इफ़ यू रन अप तो आप जो है सेम हाइट जो है वो शॉर्ट टाइम इंटरवल में जो है वो कंप्लीट कर लोगे। द वर्क डन, आगे हम आते हैं, द वर्क डन इन दिस इज द सेम इन आइदर केस बिकॉज द नेट रिजल्ट इज दैट you lifted up the same weight W to the same height H. But you know that if you run up the stair, you would be more tired than you walked up slowly. In fact, there is a difference in the rate at which the work is done. We can say that you expend more energy when you go up the stair rapidly than you go slowly. The concept of power can also be explained with another example of an electric motor or a water pump. A bigger motor draws more water during the same interval of time as compared to the smaller one. It is said that the power of big motor is greater than that of smaller one. Power is defined as the time rate of doing work. Mathematically, power is equals to W over time. If W is a work done then in time T, then P is equals to W over T. Power of an agency can also be defined as energy transfer per unit time. हमने क्या पढ़ा बेटे, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि सिंपल बात है, सिंपल फिनोमेना है कि दो चीज़ें हैं। एक है कि आप पहले एक एग्जांपल हमने पढ़ ली, उसके बाद मैंने एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ जो कि आप दो तरह से स्टेयर्स चढ़ सकते हो। या तो आप जो है वो बहुत स्पीड में रनिंग के लिहाज से रन करते हुए स्टेयर चढ़ोगे, दूसरी चीज़ क्या है कि आप स्लोली जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ोगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, दोनों केसेस में ही वर्क डन होगा, लेकिन जब आप रनिंग करते हुए तेज़ी से स्टेयर चढ़ोगे तो आप क्या कर जाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप
का सांस फूल जाएगा। लेकिन दूसरे केस में जब आप स्लो स्लो चल रहे होगे तब भी आपका वर्क डन वही होना है, लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ जो है वो वर्क डन ज़रा लेट होगा और इस केस में आप लोग टायर्ड भी नहीं होगे, यानी कि स्लोली स्लोली जो गए हो तो वर्क डन सेम ही होना है, ठीक है। लेकिन क्या होनी है कि अब इसमें एक नई चीज़ आ गई है। नई चीज़ क्या आ गई है, एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पावर। यानी कि आप जब तेज़ी से चलते हो, हम लोग यूँ कह सकते हैं उसको कि हमारी पावर ज़्यादा लगती है, ठीक है, बॉडी की बनिस्बत। जब मैं स्ट्रेट जो है अगर स्लो स्लो चढ़ूँ तो मैं जो है वो कम पावर जो है वो यूज़ करूँगी। इसको एक और एग्जांपल के साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2 वाटर पम्प्स। हमारे पास 2 वाटर पम्प्स हैं, यानी कि वो वाटर पम्प जो घरों में भी अक्सर लगे होते हैं जिनसे कि ज़मीन से वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक वाटर पम्प जो है वो ज़्यादा बड़ा है और एक वाटर पम्प जो है वो स्मॉल होता है। जो बड़ा वाटर पंप होता है वो, सपोज मैंने अगर 10 मिनट्स दोनों पंप्स को ऑन किया तो जो बड़ा वाटर पंप था उसने ज़्यादा पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट किया और आपका एक बड़ा सारा जो भी रिजर्वायर था वो पानी का फिल अप हो गया। और उतनी ही टाइम में जो छोटी मोटर थी, छोटा पंप था, वो उतने ही टाइम में चला और उससे जो पानी हमें मिला वो क्या था, वो उसके टाइम सेम था, दोनों ही मोटर्स ऑन की थी, लेकिन उससे टैंक जो है वो आपका पानी का फुल हो गया। लेकिन छोटे पंप से टैंक जो है वो हाफ फुल हुआ। अब क्या हुआ, ये जो चीज़ हुई कि टाइम भी सेम था, दोनों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी, लेकिन एक ने पूरा पंप जो है पूरा टैंक वाटर का फुल कर दिया और एक से जो है वो हाफ टैंक जो है वो फुल हुआ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस इज ड्यू टू पावर। जो बड़ा पंप था उसकी पावर जो है वो ज़्यादा थी, जो छोटा पंप था उसकी पावर जो है वो कम थी। अब ये जो वर्ड मैंने बोला है कि पावर क्या चीज़ है बेटे, पावर जो है वो क्या है, ये एक रेशो है टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, के काम करने में कितना टाइम लगता है, उस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैथमेटिकली इसको हम कैसे राइट करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। अगर वर्क डन जो है वो W है, उसको हम W लिखेंगे, टाइम को आपको पता है स्मॉल t लिखते हैं, पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल P से। तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बेटे ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है, P इज इक्वल टू W ओवर T। और जो है इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग पावर कहेंगे। आप लोग नेक्स्ट पेज पे ऑफ पेज नंबर 120 पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपका जो पहला टॉपिक है डैट इज आपको बताया हुआ यूनिट्स ऑफ पावर। किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, हमने फोर्स पढ़ी, वर्क पढ़ा, जिसका यूनिट भी तो बेटे होता है ना, इसी तरह पावर का भी यूनिट है। हमने पावर क्या पढ़ी थी, P इज इक्वल टू W ओवर T, ये पढ़ा था ना। तो W का भी यूनिट है और टाइम का भी यूनिट है, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो आपकी पावर है वो भी स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, पावर आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, इसको आप अंडरलाइन कर लें। वर्क एंड टाइम जो है वो दोनों भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। तो SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का जो SI यूनिट है बेटे वो क्या है, वो है वॉट। अक्सर आपने लिखा देखा होगा अपने घरों में, जब आप लोग लाइट्स लेके आते हो, फैन लेके आते हो, तो उनके ऊपर लिखा होता है ये कितने वॉट की लाइट है, ये कितने वॉट का जो है वो फैन है। वो बेसिकली उसकी पावर लिखी होती है, पावर का यूनिट लिखा होता है। अगर नहीं भी देखा तो आइंदा से नेक्स्ट टाइम जो आपके घर में कोई नई लाइट आएगी या कोई भी नया इलेक्ट्रिक अप्लायंस आएगा तो आपने उसकी पावर जो है वो देखनी है कि कितनी लिखी हुई है, ठीक है। अब ये जो हमने पावर पढ़ी है, जो इसका यूनिट पढ़ा है वॉट, पावर का यूनिट जो वॉट पढ़ा है, व्हाट इज वॉट, वॉट की डेफिनेशन क्या है, 1 वॉट इज द वर्क डन, 1 वॉट वो वर्क डन है जो कि 1 जूल पर सेकंड में कवर हो। 1 जूल किसके लिए, वर्क के लिए ले लिया हमने जूल, और W ओवर T था ना, W के लिए जूल लिया, टाइम के लिए हमने क्या लिया, सेकंड लिया। यानी कि 1 जूल पर सेकंड में जो वर्क डन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 वॉट। ये वॉट की डेफिनेशन है, ये आपने ऐसे याद करनी है। नीचे उसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है, 1 W इज इक्वल टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड जो है आपका ऐसे आ जाएगा। बिगर यूनिट कौन से हैं इसके, किलोवॉट है, और आपका आगे ये दोनों जो है इसके
बिगर यूनिट आ जाएंगे, ठीक है, ये आपने कर लेना है। फिर आपका एक और यूनिट भी दिया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्स पावर, HP भी कहते हैं उसको। HP जो है इट इज़ फॉर हॉर्स पावर, ये एक और यूनिट है। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में पावर का एक और यूनिट भी यूज़ होता है जिसको हम लोग हॉर्स पावर कहते हैं। 1 हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वॉट के बराबर होती है, यानी कि हॉर्स पावर जो है वो बड़ा यूनिट है वॉट से। ओके, क्लियर हो गया। पावर हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ पे आपकी बुक में एक बेटे टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से भी आपने गो थ्रू होना है, इसको भी आपने याद करना है। ये आपके MCQs में आता है। यहाँ पे क्या लिखे हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनकी पावर्स लिखी हुई इन द फॉर्म ऑफ इन द यूनिट्स ऑफ वॉट, ठीक है। एनर्जी सेवर जो हमारे घरों में लगे होते हैं वो 23 वॉट्स के हैं। ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक करंट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, आयरन, टोस्टर, ओवन एंड एयर कंडीशन। सबसे ज़्यादा जो पावर ले रहे हैं, जो एनर्जी ले रहे हैं, डैट इज़ एयर कंडीशन, यानी कि हमारे जो घरों में ACs लगे हुए हैं, डैट वो कौन कितना वॉट ले रहे हैं, कितनी पावर ले रहे हैं, 2500, ठीक है। और सबसे कम कौन से ले रहे हैं, एनर्जी सेवर्स। क्लियर हो गया। ये आपने टेबल एज इट इज़ याद करना है। इसके एंड पे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। 1000 kg कार मूविंग विद एन एक्सेलरेशन, आपको एक कार है उसका मैथ दिया हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन दी हुई है और उसका डिस्टेंस और टाइम भी आपको बता दिया है। आपने क्या फाइंड करना है बेटे, आपने इसकी पावर फाइंड करनी है। पहले तो आप सारा डाटा लिखो। आपको क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों, मैथ दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया है, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। आपने क्या फाइंड करना है, वर्क फाइंड, पावर फाइंड करनी है। पावर इज इक्वल टू W/T। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास पहले W यानी कि वर्क होना चाहिए। वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इज इक्वल टू F/S। अब आपको S तो दिया हुआ है लेकिन F आपके पास नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम F फाइंड करेंगे। F इज इक्वल टू M/A। आपको M भी दिया हुआ है, A भी दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। अब आपके पास फोर्स आ गई। इस फोर्स को आप लोगों ने क्या करना है, इस फोर्स को आपने डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 50 मीटर, उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। अब आपके पास W भी आ गया, अब आपके पास T भी आ गया। जब वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पावर इज इक्वल टू W/T होता है, तो W/T जब मैं करूंगी तो आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, पावर आ जाएगी। और पावर का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉट। और जब इसको हम लोग किलो में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 किलो वाट। 10⁻³ किलो हो जाएगी ना, तो एक जीरो मैं इधर लगा लूंगी तो ये 40 किलो वाट हो जाएगा। ये आपका न्यूमेरिकल था कि हाउ कैन यू फाइंड पावर, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लगी है, द वॉट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वॉट। ये इसका लाइफ स्पैन है। अ स्कॉटिश इंजीनियर वो परफेक्टेड द स्टीम इंजन। जिसने स्टीम इंजन, एक साइंटिस्ट है, उसने उसको परफेक्शन में लेके आया था, बिल्कुल ठीक तरह से उसने स्टीम इंजन को प्रिपेयर किया था, बनाया था। उसका नाम जेम वॉट था। और उसी की बेस पे हमने जो है उसी की कंट्रीब्यूशन की बेस पे हमने जो है पावर का यूनिट जो है वो बेटे वॉट रखा। आज वाले टॉपिक में हमने वॉट कंप्लीट कर लिया, सॉरी पावर कंप्लीट की बेटे। मैंने आपको पावर बताई, जो P इज इक्वल टू W/T हमने पढ़ा। फिर जो है फिर हमने उसका यूनिट पढ़ा। यूनिट में मैंने क्या बताया, उसका यूनिट जो है वो वॉट है। फिर आगे 1 वॉट किसके इक्वल होता है वो बताया। फिर उसके आगे फर्दर 2-3 यूनिट्स हैं आपको KW, MW एंड HP हमने पढ़ा। उसके बाद एक न्यूमेरिकल हमने किया। छोटा सा यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, ये भी आप लोगों ने करना है, ये आपके MCQs में आता है बेटे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम एफिशिएंसी जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे मैं अपना टॉपिक एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास, टेक केयर बेटे।